उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक आज। नई नीति सहित कई प्रस्ताव पर होगी चर्चा। शाम 4 बजे से शुरू होगी बैठक। एनडी तिवारी की विरासत पर पार्टी में गरमाई सियासत। नैनीताल लोकसभा सीट पर दावेदारी लगी लाइनें। पार्टी के फैसले का इंतजार। चारधाम यात्रियों को जाम से मिलेगी निजात। चौराहे पर लगेगा ट्रैफिक इंडिकेटिंग मैनेजमेंट। उत्तराखंड के रुद्रपुर में डबल मर्डर। पति पत्नी की धारदार हथियार से हत्या। वारदात के बाद आरोपी फरार। देहरादून में पेट्रोल पंप के सेल्समैन के साथ मारपीट। सीएनजी भरवाने को लेकर हुई कहासुनी। 2 सेल्समैन गंभीर रूप से घायल। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं आपके साथ हिना। नैनीताल लोकसभा सीट पर पूर्व सांसद एनडी तिवारी के परिवार से दावेदारी के सुर उठे हैं। परिवार के लोगों ने कहा है सीट पर एनडी तिवारी सांसद रहे हैं, उनके परिवार से ही किसी को टिकट मिलना चाहिए। और इधर एनडी तिवारी के रिश्तेदार कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलियोटिया ने भी खुलकर इस सीट से दावेदारी कर कांग्रेस में हलचल मचा दी है। नैनीताल लोकसभा सीट की पहचान देश के जाने माने नेता एनडी तिवारी से भी जुड़ी है। वो इस सीट से कई बार सांसद रह चुके हैं। पद्मपुरी जिला नैनीताल निवासी दुर्गा दत्त एनडी तिवारी के सगे रिश्तेदार हैं। उन्होंने कहा इस सीट से उनके ही परिवार के किसी व्यक्ति को टिकट देना चाहिए ताकि एनडी तिवारी ने जनता के लिए जो सपने देखे थे वो पूरे किए जा सके। फिलहाल सभी पार्टी के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। चारधाम यात्रा में लंबे ट्रैफिक जाम और भूस्खलन के खतरे के बीच यात्रा सुरक्षित रखने के मकसद से परिवहन मंत्रालय ट्रैफिक इंसिडेंट मैनेजमेंट सिस्टम लगाने जा रहा है। इस सिस्टम के बाद चारधाम यात्रा और सुगम हो जाएगी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक जाम की समस्या के समाधान के लिए मंत्रालय यहां TIMS लगाने जा रहा है। इस तकनीक को स्थापित करने की प्रक्रिया 3 चरणों में होगी। मंत्रालय के इसके लिए निविदा निकाली है और यहां कंपनी पूरा सिस्टम स्थापित करने जा रही है। उसके रखरखाव से लेकर संचालन की जिम्मेदारी संभालेगी। और इस सिस्टम के लागू होने के बाद चारधाम यात्रा मार्ग पर ट्रैफिक की पूरी जानकारी ड्राइवर को मिलेगी। अगर कहीं जाम होगा तो उन्हें SMS से सूचना मिल जाएगी ताकि वो किसी वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल कर सकें। भारत चीन सीमा पर 2 अलग अलग घाटियों में स्थित ITBP की 2 चौकियों को आपस में जोड़ने और सीमांत क्षेत्र के लोगों को सुगम यातायात उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने दोनों घाटियों को सुरंग मार्ग से जोड़ने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया है। इससे पिथौरागढ़ के जोलिंगकांग और चमोली के लपथल के बीच की दूरी घटकर 42 किलोमीटर रह जाएगी, जो अभी 490 किलोमीटर है। इसके लिए करीब 57 किलोमीटर की 3 सुरंगें और 20 किलोमीटर सड़क मार्ग बनाया जाना प्रस्तावित है। सामरिक महत्व की इस परियोजना पर अब केंद्र सरकार की ओर से निर्णय लिया जाना है। फिलहाल भारत चीन सीमा में वर्तमान में कोई ऐसा सीधा मार्ग नहीं है जो पिथौरागढ़ के जोलिंगकांग ITBP पोस्ट को चमोली के लपथल में ITBP पोस्ट को सीधे जोड़ना हो। स्मारक रूप से इस दोनों पोस्टों को 57 किलोमीटर की 3 सुरंगों का निर्माण कर 490 किलोमीटर की दूरी को कम किया जा सकता है। उधम सिंह नगर में किसानों का आंदोलन दिल्ली किसान आंदोलन का रूप धारण करता नजर आ रहा है, जो कि मुख्यमंत्री के गृह जनपद में 20 गांव की लगभग 6,000 एकड़ भूमि का मामला ऐसा उलझा है कि सुलझने का नाम नहीं ले रहा। अब ये मामला दिन प्रतिदिन बड़ा होता जा रहा है। जहां कल हजारों की संख्या में किसानों ने नगर में विशाल जुलूस निकालना और तहसील बाजपुर में के परिसर में अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान किया, वहीं किसानों का साफ तौर पर कहना है जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक वो अपने धरने से नहीं हटेंगे, चाहे इन्हें दिल्ली किसान आंदोलन जैसी स्थिति क्यों ना पैदा करनी पड़े।
ये तो जब तक ये फैसला नहीं होता, जब तक रहेंगे चाहे उम्र पर बैठे थे, यहाँ जाएंगे नहीं, क्योंकि किसानों की जिद ऐसी है कि ये पीछे नहीं हटते। जब गाजीपुर बॉर्डर पे हम बगैर घर के, बगैर किसी चीज के 13 महीने रह के 14 महीने आए हैं, हम तो सबको देख लिया है, आंधी भी देखी, बारिश भी देखी, गर्मी भी देखी, लू भी देखी, तो हटे नहीं है। यहाँ से कैसे हट जाएंगे? ये तो हम अपने घर पे बैठे हैं, ये बिल्डिंग बनी हुई है तहसील की, इसमें आराम से बैठे हैं। क्या कुछ मांगे हैं? मांगे हमारी यही है कि हमारा जो खितौनियों पे लिखा हुआ है इन्होंने गलत सलत वो हटा दें, कहानी खत्म है। कल वो आए थे एसडीएम साहब और वो एडीएम साहब दोनों आए थे, तो उन्होंने कहा था कि हम आ जाएं किसानों के बीच में, हम भी किसान हैं, आपके बीच में बैठे, काम बढ़िया गन काम आइए आप। वो आ गए, उन्होंने कहा कि अपनी वो जो तुम्हारा है वो मांग पत्र दे दो, हम डीएम साहब से बात करेंगे, वो आपको बुला लेंगे। हमने कहा भी हमें 2 दिन का टाइम दे दो, हम वकीलों से मशवरा करेंगे, उसके बाद जो अपना ज्ञापन बनाएंगे आप, उसके बाद हम आएंगे, फिर देखें क्या करते हैं। वो की बात कहना चाह रहे हैं कि सरकार इंसाफ करे और जो हमारे भूमिधरी अधिकार हैं, जो पिछले 50 वर्ष से जो प्राप्त भूमिधरी अधिकार हैं जिनको छीना गया है एक डीएम के आदेश के द्वारा 3 साल पहले, उन अधिकारों को वापस करें और बाजीपुर के अस्तित्व की ये लड़ाई है, बाजीपुर के अस्तित्व को बचाएं। यहाँ हजारों परिवार इस समय बर्बादी के कगार पर है और इसमें मुख्यमंत्री से यही कहना चाहेंगे कि यथाशीघ्र इस पर आप सकारात्मक पहल करते हुए इसको हल करेंगे। देखिए साहब, सरकार की जो भूमिका जहाँ तक है, अभी तक तो अगर हल नहीं हुआ तो इसका मतलब हमें तो लगता है कि गैर जिम्मेदाराना है। इतना जरूर है कि जो इस समय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जब पिछला उनका कार्यकाल था उसमें इस विषय पर गंभीरता दिखाई थी और इसको हल करने की पहल की थी, लेकिन उस समय के बाद शायद उन अधिकारियों की वजह से या किन अधिकारियों ने क्या ऐसा इसमें माहौल बनाया कि ये समस्या का पूरा समाधान नहीं हो सका। तो हम तब तक बैठे रहेंगे जब तक समाधान नहीं होता और मुख्यमंत्री इसको संज्ञान में ले, हमारा यही कहना। नहीं, अभी कल आए थे एडीएम साहब, यहाँ आए थे, तो उन्होंने हमारा पक्ष यहाँ जाना है और अभी कोई जवाब अभी आया नहीं। काशीपुर में सरकारी तंत्र और जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों की बड़ी लापरवाही एक साथ देखी जा रही है, जिनकी लापरवाही के चलते कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, किसी की भी जान जा सकती है। बता दें, काशीपुर के गंगे बाबा रोड से मोहल्ला किला की ओर जाने वाला गैबिया नाला का जलस्तर बढ़ चुका है। नाले के साथ सड़क पर पानी बह रहा है। सड़क और नाले के बीच बाउंड्री वॉल न होने के कारण वहां से गुजरने वाले लोगों को अनुमान लगाना भारी पड़ रहा है कि सड़क की हद कहां तक है और नाले की हद कहां तक। तो दूसरी ओर इसी तेज बहाव वाले नाले में बच्चे नहाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कभी भी बड़े हादसे का शिकार हो सकते हैं। चैनल में आ रही मेरे उसमें आ रही है। द्वाराहाट में जिलाधिकारी अल्मोड़ा विनीत तोमर ने अधिकारियों संग बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं इस बैठक के बाद जिलाधिकारी ने तड़कताल झील का निरीक्षण किया। बता दें, चौखुटिया तहसील में बहुप्रतीक्षित झील तड़कताल में बनने के लिए डीपीआर बनाकर शासन को भेज दिया गया था, जिसके बाद झील का निरीक्षण करने के लिए जिलाधिकारी आज पहुंचे थे। हम लोगों ने बैठक की थी और सभी को निर्देश भी दिए थे कि जितने भी कलवर्ट हमारे बंद हैं सभी खोल दी जाएं, नाली भी सभी साफ कर दी जाए। अब ऐसे आप बता रहे हैं तो इसमें कार्रवाई की जाएगी, देख पाया जाएगा किसने ऐसा नहीं किया है। सर, 1 साल की अवधि बीत गई है इसमें और अभी तक कलवर्ट जस की तस हैं और खुले हैं तो खुले ही, और कई कई जगह पर तो ऐसी स्थिति है कि उनकी जो सरिया है वो बिल्कुल किसी की जान भी ले सकती है। इसमें जब आप बता रहे हैं तो एक्शन एनएच को बुला के इसमें कार्रवाई की जाएगी और अगर कोई निर्देशों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
और दूसरा सर, एक जो मिशन कामधेनु द्वाराहाट से एक मुहिम चलाई गई थी एसडीएम साहब के द्वारा यहाँ पर, और वो मुहिम थोड़ा सा बीच में रुक गई क्योंकि मिशन कामधेनु के लिए जो गौसदन का वो था, ये नगर पंचायत को धन आवंटित होना था, वो अभी तक नहीं हो पाया। देखिए, मुझे एसडीएम साहब ने बताया था कि इनके द्वारा प्रस्ताव निदेशालय को गया हुआ है, वहाँ से अभी इसमें स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई थी। जब भी स्वीकृति प्राप्त होगी उसमें तत्समय कार्रवाई की जाएगी। सर, जो छोटे गौसदन के लिए वो आया है कि प्रति किसान इसको प्रति गाय 80 रुपये की से, वो कब से वो उसको लागू होना है? देखिए, 2 स्कीम आई है। एक तो ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने स्तर पर गौ पालन करना चाहता है इस तरह की गाय का, तो उसके लिए भी लाभ है। तो उसमें तो कोई भी अगर इच्छुक है वो करना चाहे, बताए, आवेदन करे, उसको तत्काल लाभ दिया जाएगा। और दूसरी स्कीम है जिसमें एनजीओज़ के माध्यम से कराया जाना है। तो उसमें अभी हम एक सर्वे स्टार्ट करा चुके हैं पूरे जनपद में, एसडीएम्स और ग्राम पंचायतों के माध्यम से, ग्राम विकास के माध्यम से, पशुपालन विभाग के माध्यम से। तो एक सर्वे है, ये अगले 15 दिन में कंप्लीट होना है। और साथ ही हम लैंड भी ढूंढवा रहे हैं। जैसे ही हमें लैंड मिल जाएगी तो हम उसके बाद प्राइवेट एनजीओज़ को इन्वाइट करेंगे कि वो आएँ और गौसदन बनाएँ। उनको फिर चलाने के लिए सरकार द्वारा मदद दी जाएगी। सर, आज आपका दौरा द्वाराहाट में भी है या नहीं? द्वाराहाट में पहले भी आया हूँ। यहाँ का तहसील और ब्लॉक का इंस्पेक्शन में कर चुका हूँ। अभी तक मेरे द्वारा चौकुटिया, सल्ट और भिकिया सेंड वाला एरिया नहीं देखा गया था, तो उस दौरे के लिए मैं आया हूँ। वहाँ पे तहसील मुख्यालय है, ब्लॉक मुख्यालय, इनका इंस्पेक्शन किया जाएगा। कुछ बड़ी परियोजनाएं हमारी चल रही हैं, उसका मैं इंस्पेक्शन करूँगा। और आज और कल दोनों दिन ही कुछ ग्रामीणों से मैं वार्ता भी करूँगा, उनकी समस्याएँ भी सुनूँगा। सर, एक क्वेश्चन और रह गया है मुख्य रूप से कि जो ये आपकी सरकारी ज़मीन है, इस पर अतिक्रमण का मामला बहुत ज़्यादा प्रकाश में आ रहा है, और द्वाराहाट में भी कई जगह ऐसी चिन्हित हैं। क्या इन पर अतिक्रमण पर कब तक प्रशासन हल्ला बोलेगा? देखिए, अभी हमारे द्वारा सभी विभागों से उनकी सूची प्राप्त की जा रही है कि कहाँ उनकी भूमि है और क्या स्टेटस है भूमि का। तो दोनों ही चीज़ों की जानकारी जुटाई जा रही है। जैसे ही एक बार पूरी जानकारी कलेक्ट हो जाएगी पूरे ज़िले की, उसके बाद प्रत्येक भूमि के लिए, चाहे वो भवन है, चाहे वो खाली पड़ी भूमि है, जिस विभाग की भूमि है उस विभाग के एक अधिकारी को उस भूमि का नोडल अधिकारी बनाया जाएगा, और वो नोडल अधिकारी उसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार भी होगा। भविष्य में भी अगर कभी कोई अतिक्रमण होगा तो जो नोडल अधिकारी होगा उसी की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी, वही उसमें एफआईआर भी दर्ज कराएगा और खाली कराने की जिम्मेदारी उसी की रहेगी। हरिद्वार के बहादुराबाद थाना क्षेत्र की रिसर्च कॉलोनी के पास आरोपी ने एक युवक को चाकू से हमला कर घायल कर दिया और मौके से फरार हो गया। थोड़ी देर बाद जब वहां से निकले राहगीरों ने देखा तो पुलिस को सूचना दी और आनन फानन में युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है घायल युवक बहादुराबाद इंडस्ट्रियल एरिया में एक कंपनी में कार्यरत था। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बात कर रहे फोन बंद हो जाए, आया नहीं रीजन, बात कर रहे नैनीताल में बुधवार को होटल से महिला पर्यटक का संदिग्ध अवस्था में शव बरामद होने के बाद हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है मल्लीताल क्षेत्र स्थित होटल में महिला पति के साथ ठहरी हुई थी। होटल का कमरा काफी देर तक नहीं खुलने पर कर्मचारियों को शक हुआ। उन्होंने होटल मालिक को जानकारी दी। होटल मालिक ने 112 पर कॉल कर पुलिस को बुलाया। मशक्कत के बाद कमरे का दरवाजा खोला गया। पुलिस को अंदर महिला बेड पर मृत अवस्था में पड़ी हुई मिली। वहीं इस मामले को 26 घंटे से ज्यादा हो गया है और आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। ये नेशनल होटल में तलीताल में हमें अभी सूचना मिली थी 112 पे, जिसके तहत एक महिला है 30 से 35 वर्ष के बीच में होगी, जिनका शव यहाँ पे बरामद हुआ है और मुरादाबाद के रहने वाले हैं। क्या कार्रवाई इसमें हुई है? इसमें अभी हम लोग पंचायतनामा भर के फिर पोस्टमार्टम के लिए इसको भेजेंगे। उसके बाद फिर मृत्यु का कारण जो है वो क्लियर हो पाएगा।
मैम कैसे पता लगा और प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है, क्योंकि इसके साथ कोई व्यक्ति था या नहीं था? देखिए, मैं बता चुकी हूँ, 112 की सूचना आई थी जिस पे पुलिस ने आकर यहाँ पे देखा और फिर हमें शव की बरामदगी हुई है। और ये महिला अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पे रुकने आई थी नैनीताल घूमने के लिए। अब इसके बाद के भी जो भी है वो अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, पता चलेगा। दून विश्वविद्यालय में नए विद्यार्थियों को लेकर दीक्षारंभ समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दीक्षारंभ समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। साथ ही सीएम ने दून विश्वविद्यालय परिसर में ओपन एयर थिएटर और स्कूल ऑफ मैनेजमेंट भवन का भी लोकार्पण किया। इसके साथ ही सीएम धामी ने 2 पुस्तकों का विमोचन भी किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने छात्रों से बातचीत करते हुए कहा, उत्तराखंड को उत्कृष्ट प्रदेश बनाने में छात्र छात्राओं की एक अहम भूमिका होगी। राज्य का भविष्य युवाओं के भविष्य पर निर्भर करता है। ऐसे में पढ़ाई के साथ ही हमारे युवा हर क्षेत्र में आगे बढ़े, इस दिशा में राज्य सरकार सभी युवाओं के साथ खड़ी है। भारत माता की। बहुत देर हो गई लग रहा है, सवेरे से कितने बजे? 10 बजे आ गए थे आप लोग? बस सब समाप्ति की ओर है। दून विश्वविद्यालय के आज दीक्षारंभ एवं 2 नवीन भवनों के लोकार्पण के अवसर पर अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, हमारे उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, और इस जहाँ पर दून विश्वविद्यालय जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता है उसके हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय विनोद चमोली जी, और जिनके संयोजन में विश्वविद्यालय लगातार उत्तरोत्तर प्रगति की ओर बढ़ रहा है, अनेकों नवाचारों को अपना रहा है। टेक्नोलॉजी, साइंस और नवाचार अनेकों प्रकार से विश्वविद्यालय में हो रहे हैं। इसकी कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी, विश्वविद्यालय के सभी प्राध्यापकगण, सभी विभागाध्यक्ष, सभी फैकल्टी से आए हुए हमारे शिक्षकगण, और आज इस शिक्षारंभ कार्यक्रम में आए हुए हमारे सभी अभिभावकगण, और जिनके निमित्त आज ये शानदार कार्यक्रम यहाँ पर दीक्षारंभ का हो रहा है, ऐसे मेरे सभी प्रिय विद्यार्थियों, मैं सर्वप्रथम तो आज के इस अवसर पर आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं कि सामान्य तौर पर दीक्षांत समारोह में जो हमारे उपाधि धारक होते हैं उनको राष्ट्र निर्माण के लिए एवं समाज के लिए कार्य करने का हम लोग दीक्षांत में समारोह जब भी होता है उसमें संदेश देते आए हैं। आज ये सौभाग्य की बात है कि आज दीक्षा आरंभ के अवसर पर आप सब लोगों के बीच में आने का अवसर मिला है।
और जो हमारे भारत के भावी कर्णधार हैं उन सब से मिलने का भी अवसर आज प्राप्त हो रहा है। आज का दिन वास्तव में आप सभी के लिए बड़ा यादगार दिन है। मेरे लिए भी अत्यंत रोमांचित करने वाला ये क्षण है कि आज मुझे विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने वाले जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं उन सब के समक्ष अपनी बात रखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, क्योंकि आप सबको देखकर और जब भी मैं विश्वविद्यालय में आता हूँ, महाविद्यालय में आता हूँ या कोई छात्रों के कार्यक्रम में जाता हूँ, तो अपने जो विद्यार्थी जीवन के दिन हैं वो पुनः स्मृति में आ जाते हैं, उन दिनों की याद आ जाती है। और जैसा धन सिंह जी ने कहा, वास्तव में आज हम लोग बड़े व्यस्त थे और ऐसा लग रहा था कि आज प्रातःकाल में आप सभी के जैसे विद्यार्थियों से बीच में एक G20 की समिट थी रुड़की में, IIT रुड़की में, और वहाँ मौसम भी खराब था। लगभग 4000 के लगभग विद्यार्थी थे, विभिन्न कैंपसों से आए हुए थे, और मेरे सामने चुनौती थी कि मुझे उनके पास भी जाना था और उनके बाद एक कार्यक्रम में और हरिद्वार में रहना था, फिर आपके बीच में आना था। और मैं सोच रहा था कि कहीं पर भी अगर थोड़ा भी विलम्ब हो गया तो मैं सच बताऊं तो अंदर से अपने आप को बहुत ग्लानि महसूस करता हूं जब मैं विद्यार्थियों के बीच में जा रहा हूं या उन्होंने मुझसे कोई समय लिया हो या मैंने समय दिया हो, उस कार्यक्रम में मैं समय पर न पहुंच पाऊं। तो मैं भगवान इंद्रदेव का भी उनको भी प्रणाम करता हूं कि उन्होंने अपनी कृपा करी और लगभग कितने देर में मैडम हम लोग समय से पहुंच गए थे, तो समय से आप सब लोगों के बीच में पहुंच पाया और आप सबसे मिलने का अवसर निश्चित रूप से मेरे लिए बहुत ही सुखद क्षण है, क्योंकि मैं कभी ये नहीं चाहता कि विद्यार्थियों के बीच में कोई कार्यक्रम हो और उस कार्यक्रम में मैं न पहुंचूं। हमेशा कोशिश रहती है कि आप सबके बीच में जरूर पहुंचूं। आप सब जानते हैं कि ये जो नई शिक्षा पद्धति आई है उसमें जैसा अभी आपने धन सिंह जी ने बताया, इस प्रकार से प्रवेशोत्सव के कार्यक्रम हमारे सभी विद्यालयों में हुए, उसी प्रकार से विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में दीक्षारंभ के कार्यक्रम हुए हैं। और हम सब जानते हैं कि जो शिक्षा का महत्व है वो प्राचीन काल से ही हमारे देश में बहुत रहा है। हमारे यहाँ गुरुकुल की पद्धति रही है, और जब पूरी दुनिया शिक्षा व्यवस्था के बारे में जानती भी नहीं थी, तब भी हमारे देश के अंदर तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय होते थे। और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारा शिक्षा का स्तर प्रारंभ से ही, पूर्व से ही कैसा रहा है। और इन प्राचीन विश्वविद्यालयों ने, जो हमारे नालंदा, तक्षशिला, ऐसे विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय होते थे, उसमें पूरी दुनिया के विद्यार्थी अध्ययन करने के लिए आते थे। इसीलिए भारत को विश्वगुरु की संज्ञा दी गई। हमने कभी भी विश्व शक्ति होने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि जो गुरु होता है वो स्वयं ही शक्तिशाली होता है। प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो यह दीक्षारंभ संस्कार समारोह, ये जीवन में ज्ञान के महत्व को भी इंगित करने का एक अभिनय और मैं कहूँ महत्वपूर्ण क्षण आप सबके लिए भी है कि आज का ये दिन और ये पल आपकी स्मृतियों में हमेशा संपूर्ण जीवन भर आपकी स्मृतियों में बना रहेगा। यह बात मैं इसलिए भी कह सकता हूँ क्योंकि मैं भी कक्षा 12 की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक छोटे से स्थान खटीमा से सीधे मैं लखनऊ महानगर पहुंच गया और विद्यालय से सीधे विश्वविद्यालय पहुंच गया। और मैंने वहां देखा कि किस प्रकार का बड़े बड़े संस्थान हैं, बड़े बड़े बिल्डिंगें हैं, बड़े बड़े अस्पताल हैं,
बड़े बड़े भवन हैं। और जब मैं लखनऊ विश्वविद्यालय की पहली बार सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, तब मुझे अपने जीवन में पहली बार शिक्षा के महत्व का असल में मुझे महसूस हुआ कि शिक्षा का क्या महत्व है। प्यारे विद्यार्थियों, उत्तराखंड हमारा जो राज्य और जिनके नाम से यहाँ पर शोध संस्थान भी ये बनाया गया है, ये सभागार भी बनाया गया है, डॉक्टर नित्यानंद जी की भी कर्मस्थली रहा है। और ये हमारा पूरा उत्तराखंड महान ऋषियों की कर्मस्थली रही है, जिन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा को भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रचारित करने का काम भी किया है, लगातार ले जाने का काम भी किया है। आज भी हमारे बहुत सारे संस्थान ऐसे हैं जो वैश्विक स्तर पे हैं और अपनी अच्छी जो शैक्षणिक गतिविधियां हैं उन सब के लिए जाने जाते हैं। यह आपके तथा हमारे लिए सबके लिए गर्व का विषय है कि उनमें से एक हमारा आपका विश्वविद्यालय भी है, जहां आज आपका दीक्षा प्रारंभ हुई है, यानी कि शिक्षा प्रारंभ हुई है, जहां से आज आपका बहुत सारे लोगों का पहली बार विश्वविद्यालय में आना आज हुआ होगा और यहां से आपके जीवन की एक अलग शुरुआत होने वाली है। उत्तराखंड की समृद्ध ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाते हुए दून विश्वविद्यालय ने शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर प्रगति की है। प्यारे विद्यार्थियों, युवावस्था जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। इसके बल पर आप लोग चुनौतियों को अवसर में परिवर्तित कर सकते हैं तथा अपनी सृजन के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में नए नए कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं। अभी मैं रुड़की IIT में था तो मैंने वहां एक प्रश्न किया, वो प्रश्न मैं आप सबके सामने भी करना चाहता हूं। देखिए, एक तो क्या है कि ये जो शिक्षा अध्ययन का समय है, इस प्रकार से विद्यार्थी बनकर शिक्षा प्राप्त करने का अवसर है, ये अवसर और ये समय आप सबके जीवन में कभी दोबारा लौटकर नहीं आने वाला है। अब जैसे हम लोग जितने लोग यहाँ मंच पर बैठे हैं, खैर सुरेखा जी तो आप सब लोगों के बीच में ही रहती हैं, विद्यार्थी भी हैं वो और शिक्षक भी हैं। धन सिंह जी भी हमारे डॉक्टर धन सिंह हैं, मैं और चमोली जी, या हम चारों लोग क्या आपकी तरह बैठकर कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी पुनः बन सकते हैं? क्या कभी बन सकते हैं क्या? मैं विद्यार्थियों से पूछ रहा हूं। अरे भाई हाँ बोलिए या ना बोलिए। नहीं, हम लोग क्या आप लोगों की तरह आप क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थी बन सकते हैं क्या? स्टूडेंट बन सकते हैं? आप लोग मेरा प्रश्न समझ पा रहे हैं ना? क्या बात है, बच्चे लोग कम है क्या बोलने वाले? बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? हाँ या ना बोलिए। नहीं बन सकते ना, जोर से बोलिए। वैसे व्यक्ति देखिए पूरे जीवन भर विद्यार्थी रहता है, पूरे जीवन भर वो शिक्षार्थी रहता है। जब तक उसके जीवन का अंतिम समय ना आ जाए तब तक वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है। लेकिन ये जो समय है आपका, जो आज दीक्षा आपकी प्रारंभ हुई है, ये आपके जीवन में कभी दोबारा लौटकर आने वाला नहीं है। एक यही चीज बहुमूल्य और अमूल्य है, ये समय जो लौटकर कभी नहीं आता है। इसलिए इस समय का कैसे सदुपयोग करना है, कैसे अपने आप को आगे बढ़ाना है, इन सब कामों को हमें करना है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो युवा अवस्था है, जिसको बोलते हैं हम युवा अवस्था, जवानी, जिंदगानी, ये बार बार मिलने की चीज नहीं है। कई बार हम सोचते हैं कि इसको यूं ही इधर जाकर उधर जाकर अपने जीवन के समय को, अमूल्य समय को बर्बाद कर देते हैं। ये बहुत ही बेशकीमती है, जिसका कोई मूल्य नहीं है वो है। इसलिए यूं ही ये बर्बाद करने का समय नहीं है। जब आप में से कोई भी आगे बढ़ेगा, जीवन में नए आयामों को छूने का काम करेगा, समाज में, जीवन में, अपने कैरियर में उच्चतम की ओर जब बढ़ेगा, तो आप निश्चित मानिए कि आपके माता पिता तो प्रसन्न होंगे, आपके गुरुजन तो प्रसन्न होंगे, लेकिन आपके साथ आपके गांव की, आपके मोहल्ले की, आपके शहर की सबकी भावनाएं आपके साथ जुड़ जाएंगी और वह भी कहेंगे कि हमारा गांव का रहने वाला बेटा, हमारी ये बेटी आज देखिए कितने आगे बढ़ गए हैं, और वह भी आशीर्वाद देंगे। उनकी भी भावनाएं, उनकी भी संभावनाएं सारी आपके साथ हो जाएंगी।
फिर आप केवल एक माता पिता के मात्र पुत्र या पुत्री नहीं रहेंगे, तब आप पूरे समाज के मैं कहूं कि उनके बेटे बेटी भाई बहन हो जाएंगे। बड़ी संभावनाएं आपके साथ जुड़ जाएंगी। इसलिए मैंने कहा कि आप सबको अपनी सृजन शक्ति के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नए नए कीर्तिमान स्थापित करने हैं। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा युवाओं को राष्ट्र निर्माण में सहयोग करने के लिए एवं प्रोत्साहित करने की दिशा में अनेकों कदम इस दिशा में उठाए जा रहे हैं और उनको सहायता भी प्रदान की जा रही है। बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में अनेकों कार्यक्रम विद्यार्थियों को आगे लाने के लिए किए जा रहे हैं। हमारा भी लक्ष्य है, हम उत्तराखंड के अंदर, कि उत्तराखंड आने वाले समय में हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, उस दिशा में हम लगातार संवाद स्थापित करके काम कर रहे हैं। अभी सुरेखा जी ने यहाँ पर आप सबके सामने बोधिसत्व की चर्चा करी। ये बोधिसत्व विचारों की श्रृंखला है जिसमें हमने अभी तक 12 एपिसोडों पर काम किया है और औपचारिक रूप से 12 किए हैं। वैसे हमने 2 दर्जन से भी ज़्यादा ऐसे कार्यक्रम किए हैं जिसमें विद्यार्थियों के बीच में भी गए हैं। हम अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के बीच में भी गए हैं, समाज के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, अनेकों क्षेत्रों में जो काम करने वाले लोग हैं उन सबके बीच में जाकर हमने सबके विचार लिए हैं। इसी प्रकार से हम सभी जगह समाज में अपना संवाद स्थापित कर रहे हैं और उनके विचारों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। उनके विचारों के आधार पर हम राज्य की जो नीतियां हैं, राज्य के जो कार्यक्रम हैं, राज्य का जो आने वाला सामान्य बजट होता है उसको भी हम निर्धारित करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, वर्ष 2020 में केंद्र सरकार ने शिक्षा के महत्व को रेखांकित करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश में शिक्षा के स्तर में सुधार तथा युवा पीढ़ी को कौशल युक्त एवं रोजगार प्रयुक्त शिक्षा के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए नई शिक्षा नीति लागू करने का भी निर्णय लिया था। मुझे आप सबको यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को उत्तराखंड में लागू किया जा चुका है। दून विश्वविद्यालय के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसलिए भी प्रासंगिक हो जाती है क्योंकि दून विश्वविद्यालय हमारा उत्तराखंड का एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जहां विदेशी भाषाएं, जिसमें जापानी, फ्रेंच, जर्मन, चीनी तथा स्पेनिश में ग्रेजुएट एवं पोस्ट ग्रेजुएट एवं पीएचडी के कोर्स भी यहाँ पर संचालित किए जा रहे हैं। इनसे छात्रों को न केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों की भाषा एवं संस्कृति को समझने में मदद मिल रही है, बल्कि उनके सामने रोजगार के भी नए अवसर सृजित हो रहे हैं। यह हर्ष का विषय है कि दून विश्वविद्यालय द्वारा उत्तराखंड की जो हमारी लोक भाषाएं हैं, बोलियां हैं, साहित्य के संरक्षण, संवर्धन एवं शोध के क्षेत्र में कार्य करने के लिए जो हमारा डॉक्टर नित्यानंद हिमालयी शोध एवं अध्ययन केंद्र भी यहाँ पर स्थापित किया गया है। यह शोध केंद्र प्रदेश की भाषाओं एवं साहित्य के संरक्षण संवर्धन में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, लगातार इस ओर प्रेरित कर रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि अध्ययन के दौरान आपको समाज एवं राष्ट्र निर्माण की दिशा में कार्य करने के लिए कौशल, प्रेरणा एवं मार्गदर्शन प्राप्त होगा तथा जीवन भर समाज के कल्याण की दिशा में आप आज से अपना संकल्प लेकर अपने जीवन भर काम करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अंत में आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि जब आप विश्वविद्यालय की पढ़ाई पूरी करने के बाद आगे बढ़ेंगे तो आपके कंधे पर अपने सपनों को पूरा करने तथा समाज की जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है उसको पूरा करने का भी एक दायित्व होगा, जो आपके लिए एक चुनौती होगी। उसको अभी से आप सब लोगों ने एक चुनौती को कठिनता न मानते हुए, जीवन का कोई बोझ न मानते हुए कि वो आने वाले समय में हमको ये तो मिलना ही है, उसके लिए आपको मानसिक रूप से अभी से तैयार होना होगा। जब आप किसी भी काम के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाएंगे और आप ये मान लेंगे कि जीवन में मुझे इन सभी दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन करना है, सफलतापूर्वक इन दायित्वों को निभाना है, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपके माता पिता, आपके गुरुजन और भगवान की कृपा से आपके सामने जो भी चुनौतियां आएंगी उस चुनौतियों को आप अवश्य पार कर पाएंगे, अवश्य उनमें आपको सफलता मिलेगी।
और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपनी मेहनत और लगन से अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उन जिम्मेदारियों को अवश्य ही सफल होंगे, अवश्य ही उत्तरोत्तर प्रगति की ओर बढ़ेंगे और जीवन के जिन क्षेत्रों का भी आप चयन करेंगे उन क्षेत्रों में आप अपना सर्वोत्तम देने का काम करेंगे। उन क्षेत्रों में आप अपना जो सर्वोत्तम है, अपना नेतृत्व है, यानी कि उस क्षेत्र में सबसे अच्छा काम करके दिखाएंगे। जैसे हमारे इसी विश्वविद्यालय से छात्रा प्रिया पांडे ने एनडीए की परीक्षा पास की है, जो बीएससी मैथ्स की छात्रा थी। मैं उसको भी बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और अंत में आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देते हुए यह कहना चाहूँगा आपसे कि जब कभी भी आपके जीवन में कोई संकट आए, कोई व्यवधान आए, कोई ऐसी समस्या आ जाए जिसका हल न दिख रहा हो, कोई परेशानी आ जाए, तो आप हमारे देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के जीवन चरित्र से प्रेरणा लेकर उन परेशानियों का भी पूरी दृढ़ता से सामना करें और आपको निश्चित रूप से विजयश्री प्राप्त होगी। जिस प्रकार से आपने देखा होगा, उन्होंने परीक्षा पर चर्चा के कार्यक्रम में जो हमारे नवोदित विद्यार्थी हैं कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के, जो परीक्षा पर जाने वाले थे, उनका जिस प्रकार से मार्गदर्शन किया या उनके प्रश्नों का जिस प्रकार से उन्होंने उत्तर देकर उनका समाधान किया, उनकी शंकाओं का समाधान किया, निश्चित रूप से वो हम सब के लिए प्रेरणा है। और जीवन हमेशा एक संघर्ष है, इसको एक संघर्ष